मई 1996 माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी बस कुछ ही कदमों की दूरी पर है। बर्फीली हवाएं चल रही हैं और शरीर बिल्कुल थक चुका है। और ऐसे में मंजिल तो एकदम सामने ही होती है ना, कोई भी इंसान आगे ही बढ़ना चाहेगा। बिल्कुल, लेकिन तभी एक पर्वतारोही अपनी घड़ी देखता है। दोपहर के 1 बज चुके हैं। वो अपनी टीम की तरफ मुड़ता है और कहता है, हम वापस लौट रहे हैं। अरे बाप रे! सोचिए, जो सपना सालों से देखा था, जिसके लिए लाखों रुपए खर्च किए, सिर्फ 100 मीटर दूर होने के बावजूद कोई इंसान उसे कैसे छोड़ सकता है? वही तो, हमें बचपन से सिखाया गया है कि कभी हार मत मानो, नेवर गिव अप। हर जगह यही बताया जाता है कि जो अंत तक डटा रहता है वही जीतता है। सही बात है। लेकिन आज की इस गहन चर्चा में हम इस पारंपरिक सोच को पूरी तरह से पलटने वाले हैं। एकदम सही कहा आपने। आज हम एनी ड्यूक की मशहूर किताब क्विट पर एक डीप डाइव कर रहे हैं। और सच्चाई ये है कि जिंदगी में सबसे बड़ी जीत सही समय पर क्विट करने में होती है। मतलब हार मान लेने या पीछे हट जाने में। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो लगे रहने का बहुत महिमा मंडन करता है। ऐसा लगता है जैसे सफलता का एक ही फॉर्मूला है, जिद। और आज का हमारा मिशन भी यही डिकोड करना है। देखिए, 90% लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वो कमजोर हैं, बल्कि इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो गलत चीज को छोड़ नहीं पाते। बिल्कुल। क्विट करना कोई कमजोरी नहीं है, ये एक बहुत अहम डिसीजन मेकिंग टूल है जिसे दुनिया के सबसे सफल लोग रोज इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझाऊं तो ये ऐसा है जैसे हम एक ऐसी गाड़ी को पूरी ताकत से धक्का दे रहे हैं जिसका इंजन हफ्तों पहले मर चुका है। हाँ, और हम पसीने से लथपथ हैं, पर ये मानना नहीं चाहते कि हमें नई गाड़ी की जरूरत है। किसी ने कह दिया था कि रुकना कायरता है। और अजीब बात है कि समाज हमें उस खराब गाड़ी को धक्का देते रहने के लिए मेडल पहनाता है। एकदम सटीक। लेकिन अगर हम डेटा और मनोविज्ञान को देखें तो बुद्धिमानी मरे हुए इंजन पर ऊर्जा लगाने में नहीं है। बुद्धिमानी ये पहचानने में है कि दिशा बदलने का समय आ गया है। तो चलिए इसी विचार को वापस उस एवरेस्ट वाली कहानी से जोड़ते हैं। हचिंस, स्टार्स्के और कशिश के नाम के वो पर्वतारोही। वो लोग चोटी के बिल्कुल करीब थे, फिर भी लौट आए। जानते हैं क्यों? इसके पीछे एक बहुत ही सख्त नियम था, टर्न अराउंड टाइम। अच्छा, ये टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? अभियान के लीडर ने पहले ही तय कर दिया था कि दोपहर 1 बजे तक अगर टीम चोटी पर नहीं पहुंचती तो चाहे वो कितनी भी करीब हो, उन्हें वापस लौटना होगा। लेकिन जब मंजिल इतनी पास हो तो इंसान का दिमाग तो कुछ और ही कहता है ना। हाँ, इसे एवरेस्ट पे समिट फीवर कहते हैं। ऑक्सीजन की कमी और मंजिल के करीब होने का रोमांच इंसान की सोचने की क्षमता खत्म कर देता है। पर हचिंसन की टीम ने उस भारी दबाव के बावजूद नियम का पालन किया। उन्होंने चोटी को क्विट कर दिया। और यही वो पल था जिसने उनकी जान बचाई, 100%। क्योंकि उसी दिन जिन लोगों ने 1 बजे के नियम को नजरअंदाज किया, वो एक भयानक बर्फीले तूफान में फंस गए। बाप रे, मतलब पुरानी योजना पर अड़े रहना बहादुरी नहीं, बेवकूफी साबित हुई। बिल्कुल। उनमें से कई लोगों की बहुत दर्दनाक मौत हुई। जब हालात अनिश्चित हों तो नई जानकारी के हिसाब से खुद को ढालना जरूरी है। लेकिन यहाँ मुझे एक विरोधाभास नजर आता है। अगर हचिंसन ने इतना स्मार्ट फैसला लिया तो हम उनके बारे में जानते क्यों नहीं हैं? क्योंकि हम सिर्फ सर्वाइवर्स की कहानियां सुनते हैं। इसे विजिबिलिटी ऑफ क्विटर्स कहते हैं। मतलब जो लोग बुद्धिमानी से भाग गए वो गायब हो जाते हैं। हाँ, जो समय रहते कदम पीछे खींच लेते हैं, उनकी कहानियों में कोई ड्रामा या खून खराबा नहीं होता। हचिंसन चुपचाप सुरक्षित बेस कैंप लौट आए। कोई फिल्म नहीं बनी उन पर। समझ गए। इतिहास हमेशा उन्हें नायक बनाता है जो मुश्किलों से लड़े, भले ही अपनी बेवकूफी से। और हम बुद्धिमानी से भागने वालों को कायर मान लेते हैं। यही तो खतरनाक मानसिकता है। समाज दूरदर्शिता को कायरता समझता है। तो अगर तार्किक रूप से क्विट करना स्मार्ट है तो इंसान के लिए ऐसा करना इतना मुश्किल क्यों होता है? हम गलत रिश्तों या डूबते बिजनेस को क्यों नहीं छोड़ पाते? यहाँ इंसान का मनोविज्ञान कम आता है। बैरी स्टॉ नाम के एक रिसर्चर ने एस्केलेटिंग कमिटमेंट पर एक बहुत दिलचस्प रिसर्च की थी। एस्केलेटिंग कमिटमेंट मतलब अपनी प्रतिबद्धता को बढ़ाना? हाँ, सामान्य तर्क क्या कहता है? अगर किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के बाद आपको पता चले कि वो फेल हो रहा है, तो इंसान को क्या करना चाहिए? जाहिर है उसे वहीं रुक जाना चाहिए और पैसे नहीं लगाने चाहिए। तर्क यही कहता है, लेकिन स्टॉ की रिसर्च बताती है कि लोग अपनी हारती हुई योजनाओं को छोड़ने के बजाय उसमें अपना कमिटमेंट और बढ़ा देते हैं। अरे, अपनी गलती सुधारने के बजाय उसे सही साबित करने में जुट जाते हैं।
ऐसा क्यों? इसके पीछे है संक कॉस्ट इफेक्ट, मतलब डूबी हुई लागत का प्रभाव। हम इस बात पर फोकस करते हैं कि हम पहले ही कितना निवेश कर चुके हैं। जैसे कैलिफोर्निया का हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट। एकदम सही। वो प्रोजेक्ट बजट से कई गुना बाहर था, दशकों लेट था, पर मीटिंग्स में हमेशा यही कहा गया कि हम अरबों डॉलर फूंक चुके हैं, अब बंद किया तो सब बर्बाद हो जाएगा। ये तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी करते हैं। सोचिए, हम एक मल्टीप्लेक्स में हैं, टिकट पर 500 रुपए खर्च किए हैं, फिल्म बहुत उबाऊ है। हाँ, सिर दर्द होने लगता है। बिल्कुल। हम जानते हैं आगे के 2 घंटे बकवास है, पर हम बाहर नहीं जाते। हम सोचते हैं अभी गया तो 500 रुपए डूब जाएंगे। और उन 500 रुपयों को बचाने के चक्कर में आप अपने 2 घंटे और सुकून दोनों दांव पर लगा देते हैं। इसे लॉस एवर्जन कहते हैं। मतलब नुकसान से बचने की प्रवृत्ति। हाँ, हमारे दिमाग की वायरिंग ऐसी है कि नई चीज पाने की खुशी से 2 गुना दर्द अपनी चीज खोने पर होता है। जब तक कुर्सी पर बैठे हैं एक झूठी उम्मीद रहती है, पर बाहर निकलते ही वो 500 का नुकसान एक हकीकत बन जाता है। बिल्कुल, और इसी डर से ब्लॉकबस्टर जैसी कंपनियां खत्म हो गईं। नेटफ्लिक्स आया, पर ब्लॉकबस्टर अपने पुराने वीडियो रेंटल स्टोर्स को छोड़ नहीं पाया। क्योंकि उन्हें लगा कि स्टोर्स पर इतना पैसा लगा है, उसे कैसे बंद करें। संक कॉस्ट में उन्हें डुबा दिया। और इसी से जुड़ा एक और जाल है, एंडाउमेंट इफेक्ट और स्टेटस को बायस। वो एंड्रू विल्किंसन और उनकी कंपनी फ्लो वाली कहानी ना। हाँ, जब कोई चीज हमारी अपनी हो जाती है या हम उसे बनाते हैं तो हम उसकी कीमत बहुत ज्यादा आंकने लगते हैं। तो विल्किंसन के फ्लो ऐप के साथ क्या हुआ? बाजार तेजी से बदल रहा था। असाना और ट्रेलो जैसे प्रतिद्वंदी आगे निकल रहे थे। फ्लो गिर रहा था, पर विल्किंसन को कंपनी बेचने के कई बेहतरीन ऑफर मिले। तो उन्होंने बेचा क्यों नहीं? क्या कोई नया जादुई फीचर लॉन्च करने वाले थे? नहीं, कोई जादुई फीचर नहीं था। उन्होंने इसलिए नहीं बेचा क्योंकि उन्हें अपनी बनाई चीज से गहरा भावनात्मक लगाव था। फ्लो उनकी पहचान बन चुका था। अरे वाह! मतलब अपनी ही बनाई चीजों के प्रति ये अंधा लगाव हमें एक हारती हुई बाजी पर पैसे झोंकने को मजबूर कर देता है। यही तो दिमाग का जाल है। संक कॉस्ट रोकती है, लॉस एवर्जन डराता है, और एंडोमेंट इफेक्ट गुलाम बना देता है। तो सवाल ये है कि इस चक्रव्यूह से निकला कैसे जाए? सही समय पर छोड़ने का फैसला कैसे लें? इसके लिए गूगल की एक्स लैब के एस्ट्रोटेलर का एक मॉडल है, मंकीज एंड पेडेस्टल्स, यानी बंदर और चबूतरे। अच्छा, ये कैसा मॉडल है? मान लीजिए आपको एक बंदर को ऊंचे चबूतरे पर खड़े होकर शेक्सपियर की कविताएं सुनाने की ट्रेनिंग देनी है। आप सबसे पहले किस चीज पर काम शुरू करेंगी? अगर मैं सामान्य सोच से चलूं तो शायद मैं सबसे पहले लकड़ी लाकर एक सुंदर सा चबूतरा बनाऊंगी। और क्यों बनाएंगी? क्योंकि वो मेरे नियंत्रण में है, आसान है। चबूतरा बनते ही मुझे लगेगा कि मैंने 50% काम पूरा कर लिया। एक तरह की झूठी संतुष्टि मिलेगी। और यही दुनिया की 99% कंपनियों की सबसे बड़ी गलती है। टेलर का मॉडल कहता है कि हमेशा सबसे मुश्किल काम पहले करें। मतलब बंदर को कविता याद कराना? बिल्कुल। चबूतरा बनाना तो कोई भी कर सकता है। अगर बंदर को ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती तो चबूतरे पर खर्च किया गया समय और पैसा बेकार है। तो अगर बंदर काम नहीं कर रहा तो प्रोजेक्ट तुरंत क्विट कर देना चाहिए। आसान काम करके खुद को झूठा दिलासा नहीं देना चाहिए। एकदम से। लेकिन जब हम काम के बीच में होते हैं तो इतना साफ नहीं सोच पाते। इसीलिए एनी ड्यूक किल क्राइटेरिया की बात करती हैं। किल क्राइटेरिया मतलब छोड़ने की शर्तें। हाँ, ये एक तरह का प्री कमिटमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। जब आप शांत दिमाग से किसी काम की शुरुआत करते हैं तभी तय कर लें कि कब पीछे हटना है। जैसे एवरेस्ट वालों ने 1 बजे का समय तय किया था। बिल्कुल। बिजनेस में ये हो सकता है कि अगर 6 महीने में 10,000 यूजर्स नहीं मिले तो ऐप बंद कर देंगे। ये भावनाओं को हावी नहीं होने देता। लेकिन क्या ये बहुत ज्यादा नकारात्मक सोच नहीं है? मतलब नए प्रोजेक्ट में जाने से पहले ही उसका शोक संदेश तैयार कर लेना, फिर हमारी दृढ़ता या ग्रिट का क्या होगा? ये नकारात्मकता नहीं, स्पष्टता है। दृढ़ता तब अच्छी है जब आप सही दिशा में हो। दीवार से सिर टकराने से सिर्फ खून निकलेगा, दरवाजा नहीं खुलेगा। हाँ, ये तो है। अतीत के निवेश को भूल जाना चाहिए। बिल्कुल। आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी भविष्य के परिणामों के आधार पर फैसला लेना है। मतलब जितना जल्दी हम एक हारते हुए दाव को छोड़ते हैं उतना ही जल्दी हम किसी बेहतर चीज की ओर बढ़ सकते हैं। एकदम सटीक। लेकिन इन सब के बाद भी लोग अटक जाते हैं क्योंकि उनके लक्ष्य उनकी पहचान यानी आइडेंटिटी बन जाते हैं। जैसे कोई प्रोफेशनल फिगर स्केटर, अगर चोट की वजह से उसे खेल छोड़ना पड़े तो उसे लगता है कि वो है ही कौन। हाँ, उसे अपना वजूद खत्म होता महसूस होता है। जब लक्ष्य पहचान बन जाए तो उसे छोड़ना खुद को मिटाने जैसा लगता है। इसीलिए एक बाहरी नजरे की जरूरत होती है
एक क्विटिंग कोच। कोई ऐसा जिसका आपसे कोई स्वार्थ न हो। हाँ, जो कड़वा सच बोल सके। अक्सर दोस्त सिर्फ सहानुभूति देते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, पर एक सच्चा क्विटिंग कोच वो है जो कहे ये काम नहीं कर रहा, तुम्हें रुक जाना चाहिए। मतलब यहाँ एम्पैथी बनाम ऑनेस्टी की बात है। और जब कोई रुकने का फैसला करता है तो दुनिया खत्म नहीं होती। प्रकृति भी यही सिखाती है ना। चींटियों वाला उदाहरण। हाँ, वॉन्डरिंग एंड्स। जब चींटियों को खाने का बड़ा स्रोत मिल जाता है, तब भी वो अपनी 100% आबादी वहां नहीं लगाती। अच्छा, कुछ चींटियां अलग से भटकती रहती है। बिल्कुल, नए रास्तों की तलाश में। उन्हें पता है कि वर्तमान का खाना एक दिन खत्म होगा। वो हमेशा एक प्लान बी रखती हैं। तो इंसानों को भी यही करना चाहिए, एक ही रास्ते पर आंख बंद करके नहीं चलना चाहिए। और ये बात मुझे स्टुअर्ट बटरफील्ड की याद दिलाती है। ग्लिच गेम वाली कहानी। हाँ, उन्होंने ग्लिच नाम का एक बहुत शानदार गेम बनाया था। यूजर्स भी बढ़ रहे थे, पर उन्होंने कुछ ऐसा किया जो पागलपन लगता है। उन्होंने एक्सपेक्टेड वैल्यू का एनालिसिस किया। उन्हें दिखा कि गेम कभी बहुत बड़ा बिजनेस नहीं बन पाएगा। और उन्होंने गेम को पूरी तरह से बंद कर दिया, इन्वेस्टर्स को सच बताया और पैसे लौटा दिए। ये बहुत बड़ा साहस था। और ये इसलिए अहम है क्योंकि अगर हम ये नहीं सीखते कि कब छोड़ना है, तो हम कभी ये नहीं जान पाएंगे कि क्या पकड़ना है। एकदम सही। ग्लिच बंद करने के बाद जो टीम और पैसे बचे, उन्होंने उसे एक इंटरनल कम्युनिकेशन टूल पर लगा दिया। और वही टूल बाद में स्लैक बना। आज अरबों डॉलर की कंपनी है। यही तो बात है। वेस्ट वो नहीं है जो आपने अब तक खर्च किया। असली वेस्ट वो है जो आप गलत दिशा में आगे खर्च करेंगे। ग्लिच को छोड़ने से ही स्लैक बन पाया। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। तो अगर हम इस चर्चा को समेटे तो ये सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है, मानसिकता बदलने की बात है। बिल्कुल। इस डीप डाइव को सुनने के बाद हर डिसीजन लेने से पहले हम यही सोचेंगे कि मुझे यहाँ टिके रहना है या आगे बढ़ना है। दिशा बदलना हार मानना नहीं, जीत की पहली सीढ़ी है। सही कहा। और अंत में एक विचार जिस पर सबको सोचना चाहिए। हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली जो कोर्स छोड़ने पर सजा देती है या ड्रॉप आउट कहकर शर्मिंदा करती है, क्या वो सच में इनोवेटिव लीडर बना रही है या सिर्फ संकर कॉस्ट के शिकार लोग पैदा कर रही है? क्या हम बचपन से ही लोगों को गलत चीजों में फंसे रहना नहीं सिखा रहे? बहुत गहरा सवाल है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि समाज के नियम हमारी मदद कर रहे हैं या पीछे खींच रहे हैं। तो अगली बार जब किसी मरे हुए इंजन वाली गाड़ी को धक्का दे रहे हो, तो याद रखिए, सबसे बड़ी जीत स्टीयरिंग व्हील को छोड़ने में होती है। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो हमें फॉलो करना ना भूलें ताकि आप कोई भी एपिसोड मिस ना करें। लास्ट में प्लीज सपोर्ट कीजिए बुक वॉइस स्टूडियो को, सब्सक्राइब करें और हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाएं।